हेलो स्टूडेंट, हम पार्ट नंबर 14 नीलकंठ पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि लेखिका महादेवी वर्मा किस प्रकार दो मोर के बच्चे ले आती हैं और किस प्रकार वो उन धीरे धीरे अनजाने बच्चे लेखिका के घर में अन्य पशु पक्षियों के साथ कैसे घुल मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। जब मेरे कमरे की काया कल्प चिड़िया खाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुंचाया, जो मेरे जीव जंतुओं का सामान्य निवास था। दोनों नवाआतंकों ने पहले रहने का वैसा ही कौतूहल जगाया जैसे नववधू के आगमन पे परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़ा और उनके चारों ओर घूम घूम कर गुटुरगु की रागनी अलापने लगे। बड़े खरगोश सभा सदस्यों के समान क्रम में बैठकर गंभीर भाव से उनका निरीक्षण करने लगे। ऊन की गेंद जैसे छोटे खरगोश उनके चारों ओर उछल कूद मचाने लगे। तोते मानो भली भांति देखने के लिए एक आंख बंद करके उसका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरी चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया। धीरे धीरे दोनों मोर के बच्चे बड़े होने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमश और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना। इल्ली से तितली का बनना मतलब कि तितलियां बनने से पहले इल्ली जो होती है वो कीड़े के रूप में होती है और धीरे धीरे उसके पंख निकलते हैं और बहुत ही खूबसूरत तितली में परिवर्तन हो जाती है। मोर के सिर की कलकी और सघन ऊंची और चमकीली हो गई, चोंच अधिक बकीम और पैनी हो गई, गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झांकने लगी। लंबी नील हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूप छाही तरंगे उठने लगी। दक्षिण वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूँछ लंबी हुई और उनका पंखों का चंद्रिकाओं और इंद्रधनुषी रंग उद्दीपित हो उठे। उद्दीपित मतलब दिखने लगे। रंग रहित पैरों को गबरीली गति ने एक नई गरिमा के साथ रंजित कर दिया। उनकी गर्दन ऊंची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में से सुकुमारता और सौंदर्य था। उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आंका जा सकता है। मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कृत तो नहीं हुआ था, परंतु अपनी लंबी धूप छावी गर्दन, हवा में चंचल कलकी, पंखों को श्याम श्वेत पत्र लेखा मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी। नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा। मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आप को चिड़िया घर के निवासी जीव जंतुओं में सेनापति और आरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब खरगोश कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उन्हें उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता।
और घूम घूम कर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह उन पे तीखे चोच प्रहार से उन्हें दंड देने दौड़ता। खरगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से अपने कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था जब तक वह अंतर्कंद ना करने लगे। अंतर्कंद मतलब जब तक वो शांत ना हो, उनकी जो मन की भावना है वो ना उभरे ना करने लगे, उसे उधर से लटकाए रखता। कभी कभी उनकी पैनी चोंचों से खरगोश के बच्चे का कर्णवेध संस्कार हो जाता था। वे फिर कभी उसे क्रोधित होने का अवसर न देते। दंड विधान के समान ही उन जीव जंतुओं के प्रति उनका प्रेम भी असाधारण था। प्राय वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वो सब उनकी लंबी पूंछ और सघन पंखों में छुअल सा खेलते रहते। ऐसे ही किसी स्थिति में एक सांप जाली के भीतर पहुंच गया। सब जीव जंतु भागकर इधर उधर छिप गए। केवल एक शिशु खरगोश सांप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में सांप ने उसका आधा पिछला शरीर को मुंह में दबा रखा था। शेष आधा शरीर जो बाहर था, उसे ची ची कर के स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उसे मंद स्वर में की व्यथा पहचानी और पूछ पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवतः उनकी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि सांप के फन पर चोंच मारने से खरगोश भी घायल हो सकता है। उसने सांप के फन के पास पंजों को दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही खरगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेत सा वहीं पड़ा रहा। राधा की सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी। माली पहुंचा, फिर हम सब पहुंचे। नीलकंठ जब सांप के 2 खंड कर चुका, तब वह शिशु खरगोश के पास गया और रात भर उसे पंखों के नीचे रखे ऊष्मा देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी के रूप में स्वभाव देकर समझ में आ रहा है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं, इसी से उसे बाण, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिसका जीवन ही क्रूर कर्म है। नीलकंठ में उनकी जातिगत विशेषताएं तो थी, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकर बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य से एक सहजता लय ताल रहती थी। आगे पीछे दाएं बाएं क्रम में घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर जाता था।